हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 24 जून से लेके 30 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से देखेंगे। पहला सवाल है, विच कंट्री हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 100th फुल मेंबर? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अपने 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है पैराग्वे। तो पैराग्वे जो है ये आपको 100th फुल मेंबर बन के सामने आया है। ठीक है। अब थोड़ा सा आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा है, जो 2015 30 नवंबर 2015 में आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लॉन्च हुआ। और किसके साथ हुआ? तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया। किस लिए लिया? ताकि ग्लोबल सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब ये क्या है? तो समझो ऐसा है, जो देखो ये है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। बीच की लाइन हो गई इक्वेटर, है ना। ऊपर की लाइन हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे की एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। अब ये जो बीच की, ये जो एरिया में जो कंट्रीज आते हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री, है ना। और इस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिक्स। अब यहाँ पे सूर्य देवता ज्यादा मेहरबान है। अब प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जितने भी सूर्य पुत्र हैं, अब सूर्य पुत्र क्या होते हैं? तो यही बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें सूर्य पुत्र बुलाया है। तो जितने भी सूर्य पुत्र हैं वो सब साथ आए ताकि ग्लोबल सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। और इसी में 100th मेंबर, फुल मेंबर बन के उभरा है पैराग्वे। Which city has topped and which city has come last in the Global Livability Index 2024? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है और कौन सा शहर अंतिम स्थान पर आया है? तो दोस्तों ऐसा है, जो वियना करता है टॉप और डेमेस्कस करता है लास्ट। ठीक है। अब वियना कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया वियना आपने सुना होगा। डेमेस्कस कहाँ पे है? तो सीरिया में है ना। अब आपको पता चल ही गया होगा जो क्या कारण होगा। तो डेमेस्कस जो सीरिया है ये है वॉर ट्रोडन सिटी, है ना। और यही कारण है जिसकी स्थिति थोड़ी सी बेकार है। वैसे मैंने जब मैप को देखा तो मुझे इंडिया के कुछ सिटीज नजर आए। तो उससे पहले आप ये देखो पैरामीटर क्या है। पैरामीटर है जो ब्राउन में जो दिख रहा है वो है लीस्ट, और जो एक्सट्रीम ब्लू है वो है मोस्ट एलिवेबल। अब ब्लू वाला एक ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो है दिल्ली, है ना। बाकी यहाँ पे थोड़े से ये जो है ये वाला सेगमेंट दिख रहा है, यानी कि ब्राउन से थोड़ा ऊपर, है ना। अब ये रहा आपका सीरिया। ये आपका सीरिया है जो लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे खराब नंबर लेके आया है। व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड नेम ऑफ द स्टेट ऑफ केरला एज पर द रीसेंट रेजोल्यूशन पास्ड बाय द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली? केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य के लिए नया प्रस्तावित नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, ये इवेंट नया हो सकता है लेकिन ये मुद्दा पुराना है, बार बार रेजोल्यूशन लाया जाता है। ठीक है। अब ये केरलम नाम चाह रहे हैं, केरला वाले चाह रहे हैं जिनका नाम केरला से बदल के केरलम कर दिया जाए। अब इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी भी समझ लेते हैं। तो देखो ऐसा है, जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन, उन्होंने ये रेजोल्यूशन को मूव करा है। ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन मूव करने से क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा है, जो आप अपने स्टेट का नाम कैसे बदलोगे? ठीक है। तो देखो ऐसा है, जो स्टेट गवर्नमेंट तो बदल नहीं सकती है, स्टेट असेंबली तो बदल नहीं सकती है, तो ये रिक्वेस्ट करेगी थ्रू रेजोल्यूशन। किसको? तो पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट बदल सकती है स्टेट का नाम, बिल्कुल बदल सकती है। ठीक है। पार्लियामेंट बाउंड्री भी ऑल्टर कर सकती है, दो स्टेट को मर्ज भी कर सकती है, जो भी करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है। और ये करेगी कैसे? तो आर्टिकल 3 में मेंशन्ड है ना। और ये बदल के लाएगी कहाँ पे? तो ऐसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है, यहीं पे ये सारा खेल होता है। फर्स्ट शेड्यूल में जाके ये नाम बदल देगी, केरला को केरलम कर देगी। बेसिकली केरलम जो है ये मलयाली नाम हो जाता है। ठीक है। तो यही कहानी है। कैसे हो गया? आपने प्रोसेस समझ लिया। दूसरी चीज, अब केरला चाह रही है जो आप 8th शेड्यूल में जाके, जो टोटल 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी जाके यही केरलम आप मेंशन कर दो। ठीक है। और इससे पहले भी ये हो चुका है, जैसे उड़ीसा जो है उड़ीसा हो गया, है ना। मुंबई पहले बॉम्बे था, फिर मुंबा देवी टेम्पल जो है, मुंबा देवी उनके नाम पे मुंबई हो गया। तो ये सारे चेंजेस पहले भी हो चुके हैं। केरला ने समय समय पर ट्राई किया है और ये चीजें पार्लियामेंट को भेजी है। अब ये पार्लियामेंट पर निर्भर करता है ये चेंजेस करें ना करें। who received the 12th विश्व हिंदी सम्मान for significant contribution to the हिंदी literature? हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला? दोस्तों ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। ठीक है। अब ये जो अवार्ड है ना, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जो ये विश्व हिंदी सम्मान देता कौन है?
तो ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसे कैसे? तो दोस्तों ऐसा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स इसलिए कहानी में है क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स चाह रहा है जो हिंदी को बियॉन्ड इंडिया प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है ना। ठीक है, तो उषा ठाकुर जो है उनको 12th विश्व हिंदी सम्मान मिला है। और ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो नेपाल में, वहाँ का जो इंडियन एम्बेसी है ना, वहाँ पे ये अनाउंस किया गया। Which Indian city recently earned the World Craft City tag from the World Craft Council? किस भारतीय शहर ने हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग अर्जित किया है? दोस्तों ये अर्जित किया है श्रीनगर ने। ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को इस बार टैग दिया है। इससे पहले इंडिया के 4 ऐसे सिटीज सामने आए हैं। पहला है जयपुर, दूसरा है मल्लापुरम और तीसरा है मणिपुर, चौथा आपका श्रीनगर हो गया। 3 साल पहले श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया था, आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स के कैटेगरी में। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको अगला सवाल देखना पड़ेगा। विच सिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर ऑन जून 23, 2024? 23 जून 2024 को किस शहर को भारत के पहले यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई थी? दोस्तों ये मान्यता दी गई है आपको खोजी खोड़े को। ठीक है, जो कि केरला का एक शहर है ना। अब ऐसा है, जो इंडिया में आपको यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर पहला बन के आया है कोझीकोड, है ना। और एडिनबर्ग जो है ये आपको पहला लिटरेरी सिटी है इन वर्ल्ड, जिसको 2004 में ये मान्यता मिली है। अब ऐसा है, जो सन 2004 में ही यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था यूनेस्को के द्वारा जो किसी भी सिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें कल्चर का बहुत ही बड़ा रोल होता है और क्रिएटिविटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और इसी क्रिएटिविटी के आधार पे वो सिटीज को आइडेंटिफाई करती है। और इसी तरीके से जो पहला होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। बाद में किसी को मिले चलता है। तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहला किसको मिला और दूसरा करंट में किसको मिला। ये दोनों अगर पता रहे तो बात खत्म है। तो अपार्ट फ्रॉम कोझिकोडे, ग्वालियर वाराणसी को म्यूजिक के लिए, ग्वालियर पहला है जैसा कि आपको पता होना चाहिए। श्रीनगर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए और चेन्नई को म्यूजिक के लिए इससे पहले मिल चुका है। ठीक है, मतलब इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया जा चुका है। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। In which state is the world first conservation and breeding center for Asian king vultures being established? किस राज्य में एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? तो देखो ऐसा है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खुल रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा फैसिलिटी होगा जो कि एशियन किंग वल्चर्स के लिए ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये एशियन किंग वल्चर, इनको थोड़ा सा बचाना है, इनका संरक्षण करना है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो डाइक्लोफिनेक के कारण कम हो रही है। अब ये मतलब क्या हुआ? तो देखो ऐसा है, इसको थोड़ा सा अगर आप अच्छे से समझो, कोई भी एनिमल है वो पड़ जाती है बीमार। ठीक है, इसका गाल फूल गया, जैसा भी आप समझो। अब ये बीमार पड़ गई तो इसको आपने दिया पेन किलर। पेन किलर दिया तो इसमें आता है एक ड्रग जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। अब ये जो डाइक्लोफिनेक है ये इसकी बॉडी में गया, काम क्या करेगा? तो ये इसके दर्द को कम करेगा, यानी कि ये बेसिकली पेन किलर है ना। अब ये पेन किलर तो इसको पड़ा, लेकिन बेचारी गैया बची नहीं, ये मर गई। अब इसको फेंकाते हैं लोग आपको कहीं पे भी खुले में। अब वहां पे पहुंच जाता है गिद्ध, क्योंकि ये एक तरीके का स्कैवेंजर है ना। अब गिद्ध क्या करता है? इसको खाता है और खाने के बाद ये जो डाइक्लोफिनेक है ये इसके अंदर में रेनल फेलियर का काम करता है। ठीक है, और इसके कारण से गिद्ध की हो जाती है मृत्यु। और इसके कारण क्या है, जो इनका पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से डिक्लाइन में देखा गया है। ठीक है, बहुत ही तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। तो इसके लिए कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो यही पहल आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। What is the name of the telescope that captured gas jets from newborn stars for the first time? उस दूरबीन का क्या नाम है जिसे पहली बार नवजात सितारों से गैस जेट को कैप्चर किया? दोस्तों ये किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मिल के बनाया गया है। और ये वर्ल्ड का प्रीमियर स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप लगा कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है स्पेस में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये स्पेस में ही इमेज को कैप्चर करता है और फिर
टेक्नोलॉजी के थ्रू ये नीचे भेजता है। Who released the book Gateways to the Sea, Historic Ports and Docks of Mumbai Region? गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों ये विमोचन किया रमेश बैस ने। दोस्तों रमेश बैस हैं कौन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हैं आपको गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। विच कंट्री होस्टेड द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024? तीरंदाजी विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों ये टर्की ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों टर्की में ये इवेंट होता है कहाँ पे? तो अंटालिया टर्की में, यहाँ पे धीरज बोम्मा देवरा जो है वो वहाँ पे 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, ठीक है। और महिलाओं की जो कंपाउंड टीम है वो गोल्ड को, उनको गोल्ड हाथ लगता है। In which state is the government planning to establish one PM College of Excellence in each district? सरकार किस राज्य में प्रत्येक जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बना रही है? दोस्तों ये होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। कारण क्या है वो भी समझेंगे। देखो ऐसा है, जो 1 जुलाई से ये लोग पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं, ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको जो जॉब है उस पे, उसका जो भी कोर्स होगा ना वो जॉब ओरिएंटेड हो, ठीक है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लेके आने हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना है ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिजल्ट आए कॉलेजेस से। हु बिकेम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा? लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने? राहुल गांधी बने, ठीक है। अब ऐसा है, जैसे पहले 2014 तक कोई विपक्ष का नेता ही नहीं था, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हैं, जब विपक्ष है तो फिर विपक्ष का नेता भी तो होना चाहिए। देखो दोस्तों ऐसा है, जो विपक्ष तो है लेकिन कोई विपक्ष का नेता नहीं है। यही कारण है जो एनडीए गवर्नमेंट इसका अच्छा खासा मजाक भी उड़ाती थी। जो समझो कांग्रेस का बुरी तरह सफाया हो चुका है, ठीक है। अब कारण क्या है वो समझो। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है, जो 10% एटलीस्ट वोट होने चाहिए किसी भी पार्टी के लिए ताकि वो विपक्ष का नेता बन सके। एक तो पक्ष का नेता हो गया, और विपक्ष का नेता बनने के लिए जो भी कोलिशन है उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको एटलीस्ट 10% सीट्स जितने भी हाउस में हैं उसका आपको 10% लेके आना है। और कांग्रेस बेचारी इसको मीट नहीं कर पा रही थी, इस बार उन्होंने मीट कर लिया है और राहुल गांधी आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बन के सामने आए हैं। और और आपको ये पता होना चाहिए ये जो 10% जो है वो एक सिंगल पार्टी का है, कोalition का नहीं है, तो ठीक है। तो मोदी जी का तो तीसरा टर्म है, लेकिन इस बार तीसरे टर्म में वो थोड़े से कमजोर हुए हैं और विपक्ष मजबूत हुआ है, ठीक है। Who recently became the first Indian woman cricketer to score consecutive centuries in the ODIs? हाल ही में एक दिवसीय मैचों में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? दोस्तों ये बनी है आपको स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है उन्होंने इतिहास रच दिया है और पहली ऐसा महिला बनी है, महिला क्रिकेटर बनी है जो कि बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है इन वनडे इंटरनेशनल। और ऐसा इन्होंने कब किया? तो दोस्तों ऐसा है, जो सेकंड जब ओडीआई चल रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कहाँ पे? तो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना, वहीं पे। According to the Ullas scheme, who is primarily targeted for एम्पावरमेंट, उल्लास योजना के अनुसार मुख्य रूप से सशक्तिकरण के लिए किसे लक्षित किया गया है? चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10, एडल्ट्स परसुइंग हायर एजुकेशन, एडल्ट्स एज्ड 15 एंड अबव हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग, स्कूल ड्रॉपआउट्स लुकिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर है एडल्ट्स एज्ड 15 एंड अबव हु मिस्ड द फॉर्मल स्कूलिंग। बेसिकली ये योजना ही इसी चीज के लिए लाई गई है, ठीक है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए लाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फुल फंक्शनल लिटरेसी। हु वाज अवार्डेड द पेन पिंटर प्राइज फॉर 2024? 2024 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये मिला है आपको अरुंधति रॉय को। अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 इनके सिग्निफिकेंट लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के कारण मिला है। Who received the approval to build a 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या? अयोध्या में 650 करोड़ का मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी किसे मिली है? तो ये मिली है टाटा सन्स को, ये आपको पता होना चाहिए। Which country is set to impose the world first carbon tax on livestock emissions? कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने के लिए तैयार है? दोस्तों ये तैयार है डेनमार्क। इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। देखो दोस्तों ऐसा है, जो डेनमार्क ने सोचा है कि 2030 से यानी कि 2030 से कार्बन टैक्स लगाएं, किस पे? तो लाइव स्टॉक पे। किस लिए? क्योंकि ये लोग मीथेन गैस का
आपको उत्सर्जन करते हैं यानी कि इमिशन करते हैं। अब जो भी रूमिनेंट लाइफ स्टॉक होते हैं, ये जो काऊ, शिप और पिग्स जो होते हैं ना, ये सारे रूमिनेंट लाइफ स्टॉक कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये जब खाना खाते हैं तो इनके पेट से पहले एक जगह होती है जिसका नाम है रूमेन। यहाँ पे ये खाना स्टोर रहता है और थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और ये डकार जो लेते हैं, ठीक है, और जो डकार जो इन्होंने लिया तो इससे, जिसको हम लोग बर्प कहते हैं, इससे मीथेन का इमिशन होता है। तो ये जो रिमेनेंट लाइफ स्टॉक हैं वो आपको ह्यूमन कॉज्ड मीथेन इमिशंस जो होते हैं उसके 32% कंट्रीब्यूटर होते हैं, और इसी कारण से अब इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी ये पहल की थी और न्यूजीलैंड पहला बना था ऐसा देश, लेकिन इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था, जिसको हम लोग बर्प टैक्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो डेनमार्क है वो अब इन सब चीज पे विचार कर रही है और कह रही है कि 2030 से यानी कि 2030 से हम लोग इस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, ठीक है। Which tiger reserve launched an advanced AI system for early detection of forest fires? किस टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का जल्द पता लगाने के लिए एक उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है? दोस्तों ये काम किया है पेंच टाइगर रिजर्व ने। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपके पास सवाल आ जाए जो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। देखो ऐसा है, जो ये मान लो मैप है मध्य प्रदेश का और ये है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे पेंच की तरह ये फंसा हुआ है, पेंच, ठीक है, पेंच, ये आपको पता होना चाहिए। इन विच स्टेट इज द प्लांट बायोप्लास्टिक पार्क बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? भारत में किस राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? दोस्तों ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बायोप्लास्टिक होता क्या है, तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्न जो है ना, मेज जिसे कहते हैं, इससे प्लास्टिक बनाया जा रहा है ताकि ये बायोडिग्रेडेबल हो सके, जिसे हम लोग बायोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। कहाँ पे लग रहा है ये, तो ये लग रहा है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का है। Which country lifted the ICC T20 World Cup 2024 by defeating South Africa in the final? किस देश ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 विश्व कप 2024 जीता? दोस्तों ये जीता है हमारे प्यारे भारत ने। अब इसमें ऐसा है, जो जीत के इन्होंने ये दूसरी बार ये टाइटल जीता है, इससे पहले 2007 में भी जीता था। और इस बार विराट कोहली जो थे वो मैन ऑफ द मैच हुए, 76 रन की उन्होंने शानदार पारी पारी खेली थी। जसप्रीत बुमराह जो हैं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए। और यहाँ जो आप कैच पकड़ते हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, ये हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि सोशल मीडिया पे छाए रहे हैं इसी चीज के लिए। वेयर वॉज द खालूबर वॉर मेमोरियल ओपन बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा खलूबार युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया था? दोस्तों ये लद्दाख में खोला गया है। किस लिए खोला गया है, तो देखो दोस्तों ऐसा है, जो 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस बार का जो कारगिल विजय दिवस होगा वो होगा 25th एनिवर्सरी ऑफ द कारगिल विजय दिवस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपको लद्दाख में खालूबर वॉर मेमोरियल खोला गया है, जहाँ पे कैप्टन मनोज पांडे को और भी कुछ सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है। India's largest leopard safari was recently opened to the public at which biological park? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोली गई? दोस्तों ये बनरघट्टा नेशनल बायोलॉजिकल पार्क जो है वहां पे ये खोली गई है। Which city is currently hosting the Hunar exhibition showcasing Indian folk and tribal art? वर्तमान में कौन सा शहर भारतीय लोक और आदिवासी कला को प्रदर्शित करने वाली हुनर प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है? देखो दोस्तों ऐसा है, जो हुनर हाट आपको जगह जगह लगता है और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है, जो कहाँ पे क्या लगा है, ठीक है। लेकिन इस बार ये हुनर हाट पहुंच गया है दुबई, ठीक है, यानी कि इसने इंडियन बाउंड्री को पार करके अब ये इंटरनेशनली अपना इवेंट लॉन्च कर रहा है। कहाँ पे, तो दुबई आर्ट सेंटर में। यहाँ पे आपको उत्तराखंड का आइपन आर्ट देखने को मिल जाएगा, मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार देखने को मिल जाएगा, वर्ली पेंटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपको जितने पेंटिंग है ना, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली वे was the भारत सेंटर फॉर ओलंपिक्स रिसर्च एंड एजुकेशन इनॉग्रेटेड? हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया है गांधीनगर में। अब इसको समझो, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन यानी कि बी कोर इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है गुजरात में। और पीटी उषा जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसका सिग्निफिकेंस बताया कि ये नॉलेज इनोवेशन को बढ़ावा देगा ही, उसके साथ इंडियन स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस है उसको भी इनहेंस करेगा। दोस्तों पीटी उषा से तो नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से इस बार एसएससी सीपीओ में सवाल आया था, जो पहले प्रेसिडेंट कौन थे। अभी तो पीटी उषा है, इससे पहले जो थे वो दोराब जी टाटा थे।
ठीक है। साइपन आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन, हाल ही में खबरों में देखा गया साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये है आपको पैसिफिक ओशन में है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, तो ये समझो, जो साइपन जो है यहाँ पे यूएस का लॉ चलता है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की ही टेरिटरी है। अब यहाँ पे आपको जो जूलियन असांज जो थे, ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। अब इनका यहाँ पे ट्रायल होना है। ये माने ही थे जो मुझे एक ऐसी जगह पे ही ट्रायल करना जो कि यूएस टेरिटरी हो, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा यूएस ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनको, यहाँ पे ये प्लीड गिल्टी करेंगे, अपनी गलती मानेंगे और इनको बाद में रिहा कर दिया जाएगा और ये हंसी खुशी ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो यानी कि इनकी जो 12 साल का जो ये संघर्ष है, ये यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। Recently, where was the first International Dairy Federation Asia Pacific Summit held? हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये आयोजित किया गया था कोच्चि में। ये तो आनंद, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हुआ है कहाँ पे, तो कोच्चि में, ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भाई, दूध का उत्पादन हो सकता है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना हो सकता है। इसी के साथ ही करंट अफेयर्स होता है ख़त्म। अब हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स देखेंगे।